Hello everyone. Today in unit number 4 chemical kinetics we will discuss about two topics. First was the molecularity of a reaction and second one will be zero order integrated rate. And in the last video lecture we have discussed about the order of reaction. What is the order of reaction, how it can be calculated and how it will affects the rate of a reaction. तो order of reaction क्या होता है, पहले थोड़ा सा सी के बारे में बता देता हूँ. ऑर्डर के बारे में मैंने बोला था, ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है और जनरली ये सम होती है किसका, कंसंट्रेशन की. जितनी पावर्स आप रेट ला इक्वेशन में लगाते हैं या कंसंट्रेशन की पावर अल्फा और बीटा लगाई गई है तो सम ऑफ अल्फा एंड बीटा इज जनरली नोन एज ऑर्डर. और ये मुझे ये बताता है कि अगर मैं कंसंट्रेशन को चेंज करता हूँ, डबल करता हूँ, ट्रिपल करता हूँ, क्वाड्रपल टाइम्स करता हूँ, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस टाइप में चेंज होती है. कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को चेंज करने पे रेट किस रेंज में इंक्रीज होगी ये बताता ऑर्डर, है ना. मैंने कहा था कि इस तरीके से निकाला जा सकता है, रेट अपॉन कंसंट्रेशन. रेट आपकी m टाइम चेंज हो जाती है जब आप n टाइम्स कंसंट्रेशन का चेंज करते हैं. देन m डिवाइड बाई n इज़ नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ये कैलकुलेट करने का मेथड था और रेट ला इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा को जनरली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का नाम दिया जाता है. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, फ्रैक्शनल नंबर हो सकता है, नेगेटिव नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नंबर हो सकता है, कोई भी क्वांटिटी आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकती है ना. और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मुझे ये बताता है कि कंसंट्रेशन बदलने पे रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से चेंज होगी. इसके बाद हमने रेट कांस्टेंट की यूनिट्स भी पढ़ी थी. वो यूनिट्स होती है मोल्स पर लीटर की पावर 1 माइनस ऑर्डर और इनटू में कितना होता है सेकंड इनवर्स. और किसी भी रिएक्शन की रेट कांस्टेंट की यूनिट्स भी हमें क्या बताती हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में. तो ये सारी चीज़ें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस हो चुकी थी. नाउ देयर इज़ ए न्यू टर्म विच इज़ नोन एज मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन. नेक्स्ट टर्म इज मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन. मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन नेम से पता चल रहा है कहीं ना कहीं ये मोलिक्यूल से रिलेटेड है. तो कहता है कि किसी भी पर्टिकुलर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो उसकी मोलिकुलरिटी कहलाती है. किसी भी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे होंगे उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी मोलिकुलरिटी. नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स those are participating or colliding with each other to give the product formation is known as molecularity. नहीं समझ में आया तो इसको एग्जाम्पल से देखो. N2 gas combines with 3H2 gas goes to the 2 ammonia gas. इस रिएक्शन के दो रिएक्टेंट है, एक नाइट्रोजन रिएक्टेंट है, एक हाइड्रोजन रिएक्टेंट है. नाइट्रोजन रिएक्टेंट की अमाउंट है 1 मोल और हाइड्रोजन रिएक्टेंट की अमाउंट है 3 मोल्स. देन मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन विल बी नाइट्रोजन 1 हाइड्रोजन 3, 1 + 3 दैट इज 4. मीन्स ए कंप्लीट थियोरेटिकल टर्म है जिसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक दूसरे से कंबाइन कर रहे हैं और कंबाइन करने के बाद वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट बनाते. तो कंबाइन करते टाइम कितने पार्टिकल्स वहाँ पे हैं वो उसकी मोलिकुलरिटी कहलाती है. जैसे फॉर एग्जांपल CH4 प्लस ऑक्सीजन गोज़ टू दी CO2 प्लस H2O. 2 2 जा 4, ठीक है, और ऑक्सीजन हो गया 2 और 2 4 2. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मोलिकुलरिटी कितनी होगी. मोलिकुलरिटी देखूंगा तो यहाँ पे देखूंगा CH4 के कितने पार्टिकल हैं. CH4 का एक पार्टिकल है. ऑक्सीजन के कितने हैं, 2. तो मोलिकुलरिटी होगी 1 + 2 = 3. कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगी. इसी तरीके से अगर रिएक्शन दे रखी है H2 + 2H2 + O2 गोज़ टू दी 2H2O. तो इस टाइम पे दो पार्टिकल हैं H2 और O2 और दोनों पार्टिकल्स की अमाउंट कितनी है वो चेक करो. हाइड्रोजन के 2 मोल हैं और ऑक्सीजन का मोल कितना है, 1 मोल. कितने हो गए, 3 पार्टिकल टकराते हैं तब जाके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है. यानी किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट्स
कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ ताकि प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो, वो क्या कहलाती है, उसकी मोलिकुलैरिटी। और मोलिकुलैरिटी लिखने के लिए हमें किसी एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने जस्ट बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन देखी। उस बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को देखने के बाद डायरेक्ट क्या लिख दिया, गिन के वहाँ पे मोलिकुलैरिटी। तो एक बात तो ये कि मोलिकुलैरिटी कंप्लीट थियोरेटिकल टर्म है। मोलिकुलैरिटी का मीन्स होता है नंबर ऑफ पार्टिकल कोलाइडिंग विद ईच अदर टू गिव द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, नंबर ऑफ द पार्टिकल कोलाइडिंग विद ईच अदर टू गिव द प्रोडक्ट फॉर्मेशन एंड इट इज़ कंप्लीट थियोरेटिकल टर्म। सबसे बड़ी बात, इसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती, नेवर जीरो। क्यों नहीं हो सकती? कॉमन सेंस है कि भाई रिएक्शन होगी तो पार्टिकल्स तो रिएक्ट करेंगे ही करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं रिएक्शन हो रही है और जीरो पार्टिकल रिएक्ट कर रहे हो, कितने पार्टिकल रिएक्ट कर रहे हैं ये उसकी मोलिकुलैरिटी होती है। और पार्टिकल्स की संख्या जो रिएक्ट कर रहे हैं वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती, ना ही उनकी संख्या नेगेटिव में हो सकती, नेवर नेगेटिव। मोलिकुलैरिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। मोलिकुलैरिटी कितनी नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। ना ही मोलिकुलैरिटी नेवर फ्रैक्शनल, ना ही मोलिकुलैरिटी फ्रैक्शनल हो सकती। क्यों? क्योंकि भाई जब रिएक्शन होगी तो ऐसा तो है नहीं कि आधा मोलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है। पार्टिसिपेट तो या तो 1 करेगा या 2 करेगा, 1.5 थोड़ी ना पार्टिसिपेट करेगा। तो बॉन्डिंग में रिएक्शन के टाइम पे मोलिकुलैरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं हो सकती और ना कभी नेगेटिव हो सकती। ये बात नोट डाउन करना। और मोलिकुलैरिटी का मीनिंग मैंने बता ही दिया, कितना उनकी रिएक्शन बैलेंस करने के बाद नंबर आते हैं उनको ऐड कर दो, वो उनकी क्या कहलाएगी, मोलिकुलैरिटी। क्लियर? Now what are the differences between order of a reaction and molecularity of a reaction? Order of a reaction and second one is molecularity of a reaction. What are the differences between order and molecularity of a reaction? ये कहता है कि order क्या होता है, it is the sum of, order क्या होता है, it is the sum of powers of reactants raised in रेट ला इक्वेशन। रेट ला इक्वेशन में तुमने जो पावर्स लिखी थी रिएक्टेंट्स की, उनका जो जर्नली सम होता है वो आपका क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अल्फा प्लस बीटा इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऊपर वाला जो इक्वेशन लिखी है वो रेट ला इक्वेशन है और उस रेट ला इक्वेशन में कंसंट्रेशन ए की पावर अल्फा है, बी की पावर बीटा है, तो दोनों का जो सम होगा वो क्या कहलाएगा, ऑर्डर। जबकि दूसरी साइड मोलिकुलैरिटी होती है, इट इज़ द सम ऑफ पार्टिकल्स कोलाइडिंग और रिएक्टिंग, पार्टिकल्स कोलाइडिंग और रिएक्टिंग टू गिव ए प्रोडक्ट फॉर्मेशन, टू गिव ए प्रोडक्ट फॉर्मेशन। यानी प्रोडक्ट फॉर्मेशन देने के लिए कितने पार्टिकल्स ने एक दूसरे के साथ कोलाइड किया। लाइक इस रिएक्शन में देखो N2 + 3H2 गोज़ टू दी 2 अमोनिया, और यहाँ एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के, 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के, 1 + 3 = 4, 4 इज़ द मोलिकुलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। तो मोलिकुलैरिटी का मतलब है कितने पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे हैं ताकि प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो सके, इसको बोला जाता है आपकी मोलिकुलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर के बारे में ये कहा जाता है, इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। कभी भी थ्योरेटिकली नहीं लिख सकते आप, कभी ऐसा नहीं कह सकते कि भाई ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर की है, ये फर्स्ट ऑर्डर की है। देख के एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट किया जाता है, उसके बाद कहा जाता है ये रिएक्शन 0 ऑर्डर हो सकती है, ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर होती है। जबकि आप मोलिकुलैरिटी तो देख के ही लिख सकते हो। इट इज़ थियोरेटिकल टर्म। आपने रिएक्शन को देखा और उसके अंदर रिएक्टेंट्स के सम किया और सम करते ही मुझे क्या पता चल गया, मोलिकुलैरिटी के बारे में, तो वो कंप्लीट थियोरेटिकल टर्म है, ये आपकी एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है। जबकि ऑर्डर इट कैन बी 0 और फ्रैक्शनल। आपका ऑर्डर जो होता है वो 0 भी हो सकता है, ऑर्डर आपका 1/2 भी हो सकता है, 3/2 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। क्योंकि ऑर्डर नहीं बताता कितने पार्टिकल कोलाइड कर रहे हैं, ऑर्डर ये बताता है कंसंट्रेशन बदलने पे रेट कैसे बदलेगी। जबकि मोलिकुलैरिटी इट कैन नेवर बी फ्रैक्शन, इट कैन नेवर बी जीरो, कम से कम एक पार्टिकल तो रिएक्ट करेगा ही करेगा। और फ्रैक्शनल, कभी भी पार्टिकल कोलाइड जो कर रहे हैं उनकी संख्या कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। मॉलिक्यूल्स जो रिएक्ट कर रहे हैं उनकी संख्या फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। आधा मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है, कंप्लीट मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है, नहीं, हमेशा एक
पूरा मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा, दैट्स मीन फ्रैक्शनल तो आने का कोई मीनिंग ही नहीं है। और रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे तो जीरो भी नहीं हो सकते वो, ठीक है। नेक्स्ट ये कहता है ऑर्डर कैन बी नेगेटिव। ऑर्डर आपका नेगेटिव भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं सारे दिन पॉजिटिव रहे। -1 ऑर्डर की रिएक्शन भी होती है, -2 ऑर्डर की भी रिएक्शन होती है। मतलब जब आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हो रेट ऑफ रिएक्शन घट जाती है, उल्टा काम हो रहा है। आपने कंसंट्रेशन राइज करी, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होनी चाहिए थी, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को राइज करते रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर जाती है, नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन भी होती है। दूसरी तरफ इट कैन नेवर बी नेगेटिव, इट कैन नेवर बी नेगेटिव, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता भाई, ऐसा होता ही नहीं कि -2 पार्टिकल रिएक्ट कर रहे हो, -3 पार्टिकल रिएक्ट कर रहे हो। पार्टिकल्स की संख्या फिक्स है, वो जितने रिएक्ट करेंगे वो ना नेगेटिव हो सकती, ना वो फ्रैक्शनल हो सकती, ना वो जीरो हो सकती। तो ये डिफरेंसेस होते हैं किसमें, ऑर्डर और मोलिकुलरिटी। कई बार पूछ लेता है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी। ये आपको करने हैं, ठीक है, अच्छे से याद करना है इनको। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, टॉपिक इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। और हमारे सिलेबस में 2 इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन दे रखी है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो पहले हम पढ़ते हैं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एक एक स्टेप आराम से समझना है, ठीक है। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। लेट वी हैव ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, लेट वी हैव ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हम एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन लेके चलते, कोई भी रिएक्शन है उसको कितने ऑर्डर की कंसीडर कर ली, जीरो, मतलब पहले ही बता दिया पावर्स कितनी आएंगी, जीरो आएंगी। रिएक्शन है मान लो कौन सी, ए गोज टू दी प्रोडक्ट। रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई है ए गोज टू दी प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है, ए रिएक्टेंट है। तो कहता है एट टी इज इक्वल्स टू जीरो, जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई, टाइम टी इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड्स है, कोई टाइम बीता ही नहीं है, टाइम कितना ले रखा है 0 सेकेंड। तो कहता है रिएक्टेंट की अमाउंट मैं 100 लेके चला या A0 लेके चला तो प्रोडक्ट मेरा 0 था। ये बात सबको समझ में आई। रिएक्टेंट कुछ भी मान लो, A B C D E F कितना भी मान लो, XYZ अमाउंट जितना भी मानना है, मैंने मान लिया A0 अमाउंट था रिएक्टेंट का स्टार्टिंग में। तो उस टाइम पे प्रोडक्ट की अमाउंट अपने आप कंसिडरेबली कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि कोई प्रोडक्ट बना ही नहीं था। कुछ टाइम बीतता है, कितना टाइम बीत जाता है, रिएक्शन स्टार्ट हुए T सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड, जो भी टाइम बीतता वो बीत गया। इसकी अमाउंट बच गई A, मैं लेके चला था 100 पार्टिकल्स और टाइम के साथ ये बीत के और ये बच गया 80। तो बताओ मुझे प्रोडक्ट कितना बना। मैं रिएक्टेंट A0 या 100 लेके चला था, अब मेरे पास रिएक्टेंट बचा A, या फिर मैं कहता हूँ 80 ग्राम बच गया मेरे पास। तो बताओ प्रोडक्ट फॉर्मेशन कितनी हुई, ऑब्वियस सी बात है कितनी हुई, 20। कैसे निकली, रिएक्टेंट शुरुआत में कितना था, रिएक्टेंट बचा हुआ कितना है, यानी कि रिएक्टेंट लेके A0 चला था, उसमें बचा हुआ मेरे पास A है, तो प्रोडक्ट कितना बना, A0 माइनस A। ये बात सबको समझ में आई। मेरे पास रिएक्टेंट्स की इनिशियल अमाउंट है A0, रिएक्टेंट की फाइनल अमाउंट है A, तो बताओ प्रोडक्ट कितना बना। इतना लेके चला था, इतना अभी भी बचा हुआ है, तो प्रोडक्ट कितना बन गया, A0 माइनस A। शुरुआत में मेरे पास A0 था, बचा हुआ रिएक्टेंट मेरे पास A है, तो प्रोडक्ट कितना बना, A0 माइनस A। आई थिंक ये सबको क्लियर है। नाउ फर्स्ट राइट डाउन द डिफरेंशियल रेट, डिफरेंशियल रेट, और लिखनी बताई थी, अच्छे से लिखना बताया था डिफरेंशियल रेट कैसे लिखी जाती है। डिफरेंशियल रेट में बोला था कि रेट ऑफ ए रिएक्शन बराबर होती है, रेट का मीन्स होता है डिफरेंशियल है तो डी लिखोगे, डी फॉर डिफरेंशियल, चेंज इन टाइम से डिवाइड। रिएक्टेंट है तो साइन किसका, माइनस, किसके लिए लिख रहा हूँ, रिएक्टेंट ए के लिए, तो माइनस डी ऑफ ए डिवाइड बाई डी टी। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। रिएक्टेंट लिया है ए, तो रिएक्टेंट की रेट लिखूंगा, टाइम से डिवाइड करूंगा, साइन किसका लगाऊंगा, माइनस का लगाऊंगा, डी ऑफ ए माइनस डी ऑफ ए डिवाइडेड बाई डी टी। सेकेंड
रेट ला इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन मैंने कौन सी पढ़ाई थी, रेट ला इक्वेशन। आज तक मैंने आपको दो टाइप से रेट लिखना बताया था, एक डिफरेंशियल रेट बताई थी और एक कौन सी रेट बताई थी, रेट ला इक्वेशन। तो रेट ला इक्वेशन बोलती है कि रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर। और ऑर्डर कितना है, ऑर्डर तो पहले जीरो दे रखा है, रिएक्टेंट्स की पावर ऑर्डर पहले जीरो दे रखा है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है तो के का यूज करूँगा, यहाँ पे कंसंट्रेशन ए की पावर जीरो। और मैथमेटिक्स बोलता है किसी की भी पावर जीरो, किसी की भी पावर जीरो, किसी भी एक्स वाई जेड ए बी सी क्वांटिटी की पावर जीरो हो वो आंसर वन होता है। किसी की पावर जीरो वन होता है। लास्ट टाइम वाले न्यूमेरिकल में भी लिखा था मैंने एक जगह पे, एक को किसी की पावर जीरो बना दिया था, तो किसी की भी पावर जीरो जो था वो आंसर वन होता है। दैट्स वाई मैंने सीधा के लिख दिया। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, यहाँ तक चेक करो, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। आई थिंक ये सबको क्लियर है। अब ये कहता है कि अगर ऐसा कुछ है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई, ये भी रेट बताती है, ये इक्वेशन नंबर वन होगी। इक्वेशन नंबर वन और टू को ध्यान से देखो, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड रेट है, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड किसको बताती है, रेट को बताती है। मीन्स इन दोनों की मैथमेटिकली रेट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इम्प्लाइज राइट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर। अगर किसी दो रिएक्शंस की इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होती है देन राइट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर। तो लिखो बाई इक्वेशन वन एंड टू, बाई इक्वेशन वन एंड टू। इक्वेशन वन और टू से मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे क्या कि भाई इसकी लेफ्ट हैंड साइड, इसकी लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड माइनस ऑफ डी ऑफ ए डिवाइड बाई डी टी विल बी इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट के माइनस डी ए बाई डी टी और के इक्वल। अब मैं वेरिएबल सेपरेट कर देता हूँ, माइनस ऑफ डी ए, ये डी टी इस साइड ले गया, के डी टी। नाउ इंटीग्रेट द इक्वेशन, क्योंकि टॉपिक का नाम इंटीग्रेटेड रेट है तो डिफरेंशियल रेट, रेट ला दोनों से हमने एक इक्वेशन बनाई। अब इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करते हैं मैथमेटिकली। इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन हमेशा लोअर क्वांटिटी से स्टार्ट होता है, यानी लोअर लिमिट से स्टार्ट होता है और कहाँ तक किया जाता है, अपर लिमिट तक। लोअर लिमिट से कहाँ तक किया जाएगा, अपर लिमिट। लोअर लिमिट कंसंट्रेशन की कितनी है, शुरुआत में कंसंट्रेशन होती थी ए नोट, दिस इज द लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्यों है, क्योंकि शुरुआत में कंसंट्रेशन ए नोट थी, अब फाइनल में जाके कितनी हो जाएगी, ए। टाइम शुरुआत में कितना था, जीरो, फाइनली टाइम कितना बन जाएगा, टी। ऐसे कुछ होगा, ए नोट से ए और जीरो से टी, ए नोट से ए और जीरो से टी। अब इंटीग्रेशन सुनो, d ऑफ a का इंटीग्रेशन हमेशा a होगा, इंटीग्रेशन dx का x होगा, इंटीग्रेशन dt का t होगा, इंटीग्रेशन dy का y होगा। क्लियर है। इंटीग्रेशन की वैल्यू बता देता हूँ, dx का x होगा, dy का y होगा, dz का z होगा, dt का t होगा। तो यहाँ पे आंसर बना माइनस डी ए का इंटीग्रेशन, माइनस साइन बाहर, और डी ए का इंटीग्रेशन a हो गया फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, के टी का हो गया, डी टी का हो गया टी, और चाहो तो लोअर लिमिट से क्या लिख दो इसको, अपर लिमिट लिख दिया। लोअर लिमिट से कहाँ तक, अपर लिमिट तक। नाउ पुट द लिमिट्स। लिमिट्स पुट करने का फॉर्मूला होता है, जब भी आंसर आ जाए लिमिट्स पुट करनी हो, जैसे a की पावर a से b तक है तो लिखोगे a की जगह पे अपर लिमिट, माइनस a की जगह क्या लिखोगे, लोअर लिमिट। ए की जगह पे क्या लिखोगे, अपर लिमिट, माइनस ए की जगह क्या लिखोगे, लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है, ए, और लोअर लिमिट कितनी है, ए नोट। लिमिट्स कैसे पता चली, जीरो टाइम पे कंसंट्रेशन ए नोट थी और फाइनल टाइम पे कितनी है, ए। जीरो टाइम पे टाइम जीरो था और यहाँ पे कितना था, टी। तो ए नोट से ए और जीरो से टी। लिमिट पुट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस का साइन बाहर, अपर लिमिट ए माइनस लोअर लिमिट ए नोट बराबर के टी। अपर लिमिट टी, लोअर लिमिट कितनी, जीरो। आंसर आया माइनस ए नोट इक्वल्स टू के टी, और माइनस साइन को अंदर ले गया तो आंसर बना ए नोट माइनस ए बराबर के टी, जहाँ पे ए नोट रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन है, ए रिएक्टेंट की फाइनल कंसंट्रेशन है, के यहाँ पे रेट कांस्टेंट है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, और टी यहाँ पे टाइम होता है। एक बार फिर से सुन लो कैसे निकाला। मैंने मान लिया कोई भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ए गोज टू द प्रोडक्ट, ठीक है। उसमें रिएक्टेंट की शुरुआत में अमाउंट ए नोट लेके चला,
और रिएक्टेंट की फाइनल अमाउंट ए लेके चला। कब? t इज टू 0 पे रिएक्टेंट ए 0 था, टाइम t सेकेंड्स के बाद ए आपका ए की अमाउंट कितनी हो गई? ए। तो प्रोडक्ट कितना बना? ए नॉट माइनस ए। डिफरेंशियल रेट लिखने का तरीका होता है टाइम से कर दो डिवाइड, रिएक्टेंट है तो साइन लगा दो माइनस का। किसके लिए लिखा जा रहा है? ए के लिए, माइनस दिए। रेट ला इक्वेशन, रेट इज डायरेक्टली टू द कंसंट्रेशन की पावर ए नोट। कैसे? रेट इज डायरेक्टली टू द कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर, और ऑर्डर पहले ही पता लिख चुके हम तो। कितना ऑर्डर मान के चले थे? 0 ऑर्डर रिएक्शन, है ना। इसके बाद दोनों इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड चेक करो। रेट है मतलब इक्वल है, इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए? इक्वल। तो माइनस डी ए बाई डी टी विल बी इक्वल्स टू के। वेरिएबल सेपरेट करो, माइनस डी ए के डी टी, और इंटीग्रेशन कर दो लोअर लिमिट यानी शुरुआत में कंसंट्रेशन टू फाइनल लिमिट फाइनल कंसंट्रेशन, फ्रॉम लोअर टाइम 0 टू अपर टाइम t, 0 टू t। डी ए का इंटीग्रेशन ए हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, dt का इंटीग्रेशन t हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आंसर विल बी a नोट माइनस a इज इक्वल्स टू kt। क्लियर है? और इन रिजल्ट्स को याद करना बहुत ज़रूरी है, रिजल्ट याद करना ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि किसी भी 0 ऑर्डर रिएक्शन का जो इंटीग्रेटेड रेट होगा वो a नोट माइनस a बराबर किसके होगा? kt के। ए नोट माइनस ए बराबर किसके होगा? के टी के। के रेट कांस्टेंट है, टी टाइम है, ए नोट रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन है, ए रिएक्टेंट की फाइनल कंसंट्रेशन। क्लियर है? ए नोट रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन है, ए रिएक्टेंट की फाइनल कंसंट्रेशन। नाउ इसी में आगे कंटिन्यू करते हैं इंटीग्रेटेड रेट ला इक्वेशन में। टॉपिक है यहाँ पे एक छोटा सा, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की हाफ लाइफ कितनी होगी? हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन। हाफ लाइफ मतलब आधी रिएक्शन पूरी हो जाए। हाफ लाइफ का कुछ ऐसा ही मीनिंग है, द टाइम इन विच 1/2 और 50% रिएक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड। द टाइम इन विच 50% रिएक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड, हैव बीन कंप्लीटेड और हैज़ बीन कंप्लीटेड, यानी जिसके अंदर 50 पर जिस टाइम लिमिट में टी हाफ लाइफ को किससे लिखा जाता है? टी हाफ से लिखा जाता है। किसे कहा जाता है हाफ लाइफ? वो टाइम जिसके अंदर एक रिएक्शन आधी कंप्लीट हो जाती है, यानी 50% ऑफ रिएक्टेंट्स कंज्यूम हो जाते हैं या 50% प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो मैं ये कहता हूँ अगर रिएक्शन ए से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करती है और शुरुआत में उसकी अमाउंट t इज इक्वल्स टू 0 पे रिएक्टेंट A0 है, किसी भी टाइम t सेकंड के बाद अमाउंट रिएक्टेंट की रह जाती है a, तो प्रोडक्ट होगा a नोट माइनस a इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो ये कहता है कि शुरुआत में आप a नोट लेके चले हो और किसी टाइम ऐसा आ जाए, कोई टाइम, एक टाइम जिसमें आने के बाद आपके फाइनल कंसंट्रेशन यानी a बराबर आ जाए जितना शुरुआत में लेके चले थे उसका हाफ, तो उस टाइम को मैं क्या बोल दूंगा? हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। सबको समझ में आ गई बात? एक ऐसा टाइम जिस पे आने के बाद आपका रिएक्टेंट की फाइनल कंसंट्रेशन यानी A इक्वल टू आ जाए किसके? प्रोडक्ट रिएक्टेंट का इनिशियल अमाउंट का। एक ऐसा टाइम जिसमें आने के बाद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन फाइनल जो है वो इनिशियल का हाफ बच जाए, यानी आधी रिएक्ट कर गया और आधा बच गया, उस टाइम को क्या बोला जाता है? हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। नाउ यूज दिस इक्वेशन, मे बी पुट एज इक्वेशन नंबर 3। पुट दिस इक्वेशन, A नोट माइनस a इक्वल्स टू के टी, इनिशियल कंसंट्रेशन A नोट, फाइनल कंसंट्रेशन, ये वर्ड पुट कर रहा हूँ, फाइनल कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू A नोट बाई 2 इक्वल्स टू K, और T की जगह पे लिखोगे आप कितना? T की जगह पे लिखोगे T हाफ, T की जगह कितना लिखोगे? T हाफ। नाउ A नोट माइनस A नोट बाई 2, आंसर बचेगा A नोट बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू K T हाफ, और इम्प्लाइज T हाफ यानी हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन बिकम इक्वल्स टू A नोट बाई 2K। देखो ये सबके समझ में आया या नहीं? हाँ भाई, सबके समझ में आ गई नहीं बात? किसी भी रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट कैसे निकाला जाता है, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट की जाती है। सही है?
ए नोट माइनस ए इक्वल्स टू के टी, ए नोट माइनस ए इक्वल्स टू के टी। उसके बाद हमने क्या निकाला, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, ऐसा टाइम जिसमें रिएक्शन आधी कंप्लीट हो चुकी, यानी रिएक्टेंट की जो फाइनल कंसंट्रेशन बची वो हाफ बची, है ना। बार बार इन फॉर्मूले को रिवाइज करना है ताकि ये याद हो जाए। दो फॉर्मूले तो यहाँ मैंडेटरी हैं, ए नोट माइनस ए इज इक्वल्स टू के टी, हाफ लाइफ इज इक्वल्स टू ए नोट डिवाइड बाई 2k, और जो k दिखाई दे रहा है वो हमारा रेट कांस्टेंट है रिएक्शन का, वो रिएक्शन का क्या है, रेट कांस्टेंट। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है, रफ करने। तो रिएक्शन के अंदर हमें क्या क्या मिला जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, वो फॉर्मूले में एक बार साइड में लिख लेता हूँ, न्यूमेरिकल में भी काम आएंगे और वो ग्राफ प्लॉट करने में भी काम आएंगे। तो पहला फॉर्मूला हमें मिला ए नोट माइनस रेट ला इक्वेशन से रेट बराबर मिला हमें कांस्टेंट के, और इससे मुझे ये आइडिया ज़रूर लग गया कि भाई रिएक्शन की रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, रिएक्शन की रेट किस पे डिपेंड नहीं करती, कंसंट्रेशन पे। देखो यहाँ से सीधा दिख रहा है, रेट और आगे कंसंट्रेशन है ही नहीं, कितना बदलते जाओ कंसंट्रेशन रेट बदलेगी नहीं, यानी रेट अपॉन कंसंट्रेशन बराबर होता है कितना, m डिवाइड बाई n। ये कहता है मैंने कंसंट्रेशन को कर दिया डबल, कितने गुना कर दिया, डबल। रेट ऑफ रिएक्शन बदली नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन कितने गुना चेंज हुई, 0। आंसर कितना आएगा, 0/2, कितना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कंसंट्रेशन को 10 गुना बढ़ा दिया, रेट ऑफ रिएक्शन बदली ही नहीं, ऑर्डर कितना, 0। कंसंट्रेशन को हाफ कर दिया, रेट ऑफ रिएक्शन बदली ही नहीं, तो ऑर्डर कितना, 0। तो यानी ये फर्स्ट इक्वेशन मुझे सिर्फ इतना इंडिकेशन देती है, आप कितनी भी कंसंट्रेशन को चेंज कर लो, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बदलेगी। सेकेंड इक्वेशन यहाँ से है ए नोट माइनस ए इक्वल्स टू के टी। इक्वेशन नंबर थर्ड, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू ए नोट डिवाइडेड बाई 2k, ए नोट डिवाइडेड बाई 2k। नाउ वी विल प्लॉट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस। फर्स्ट ग्राफ नंबर 1, ग्राफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफ, कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है पेपर में कि एक ग्राफ दे देता है और पूछता आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले आपको ग्राफ की एक्सिस पता होनी चाहिए, एक्स एक्सिस पे किसको रखा गया है, वाई एक्सिस पे किसको रखा गया है, और दो ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, जीरो और फर्स्ट हमारे पास सिलेबस में, ठीक है। अब ये कहता है ग्राफ प्लॉट करना है, प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन, किस किस के बीच का ग्राफ प्लॉट करना है। वाई एक्सिस पे ध्यान से देखो, मैंने लिखा रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, और नीचे रखा ए को बोला जाता है कंसंट्रेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। वी हैव टू प्लॉट ए ग्राफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट और कंसंट्रेशन का ग्राफ बताना है। रेट कैसे बदलेगी जब कंसंट्रेशन चेंज करोगे, सिंपल सी बात पूछ रहा है, अगर मैं कंसंट्रेशन को चेंज करता हूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे चेंज होगी। अब ये तो मैंने अभी अभी बोला कि भाई रेट तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती ही नहीं है, रेट किस पे डिपेंड नहीं करती, कंसंट्रेशन पे, है ना। ओके, तो यहाँ पे रेट और कंसंट्रेशन में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी कांस्टेंट वॉट एवर बी द कंसंट्रेशन। रेट ऑफ रिएक्शन विल बी कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी कांस्टेंट वॉट एवर बी द कंसंट्रेशन। चाहे कंसंट्रेशन को आप कम रख लो, चाहे कंसंट्रेशन को हाई रख लो, रेट ऑफ कांस्टेंट एक पर्टिकुलर वैल्यू पे फिक्स रहेगी। रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, तो ये रिएक्शन आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगी। ये रिएक्शन आपकी कितनी ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो। तो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ तुम्हें दिखाई दे तो ऑर्डर आपका फर्स्ट जीरो ऑर्डर होगा। ग्राफ नंबर सेकेंड, प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम, यानी वाई एक्सिस पे रखोगे कंसंट्रेशन को, एक्स एक्सिस पे किसको रखोगे, टाइम को। तो कंसंट्रेशन और टाइम दोनों इस इक्वेशन में आते हैं, कंसंट्रेशन और टाइम दोनों इस इक्वेशन में आते हैं। सो मैं ये इक्वेशन लिखी ए नोट माइनस ए बराबर के टी। मुझे ये ए अलग करना है, सेपरेट करना है, वाई एक्सिस वाली क्वांटिटी को क्या करना है, सेपरेट। तो मैंने माइनस ए को एज इट इज रखा और ए नोट को उस साइड ले गया। ए नोट इधर पॉजिटिव है, उधर जाके क्या बन जाएगा, नेगेटिव, है ना। अब ये ए नेगेटिव है तो इस पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आंसर बचेगा ए बराबर माइनस ऑफ के इंटू टी प्लस में ए नोट।
ये इक्वेशन थोड़ी सी मॉडिफाई की। कैसे मॉडिफाई की, हमें आंसर चाहिए था ए इधर, तो ए माइनस ए को रखा एज इट इज़ और ए नोट को उठा के ले गया इस साइड, तो माइनस ए इक्वल्स टू के टी माइनस ए नोट हो गया, लेकिन ए हमें पॉजिटिव चाहिए तो दैट्स वाई पूरी इक्वेशन को -1 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। आंसर बचेगा ए बराबर माइनस के टी प्लस में ए नोट। अब ये इक्वेशन बन जाती है आपकी एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। इट इज़ ए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, इट इज़ ए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ये किस टाइप की इक्वेशन बन जाती है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन जाती है, जिस इक्वेशन की जर्नल फॉर्मूला होता है वाई एक्सिस पे m रिएक्शन का स्लोप, 10th क्लास में पढ़ी भी होगी, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c इक्वेशन होती है, और वो x एक्सिस पे t आ गया प्लस c, y a m माइनस के x t और c a नोट, और जो c होता है इसको बोला जाता है इंटरसेप्ट ऑफ रिएक्शन x एक्सिस पे, और m को बोला जाता है स्लोप ऑफ रिएक्शन, स्लोप ऑफ रिएक्शन m। यहाँ पे m की वैल्यू दिख रही है ऊपर कंपेयर करने पे माइनस के, c की वैल्यू दिख रही है यहाँ पे कितनी, a नोट। देन दिस विल बी ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम विल बी ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ विद स्लोप माइनस के, यानी कैसा स्लोप, नेगेटिव। इस तरीके से ग्राफ राइज करता हुआ जाए ऊपर की साइड तो उसे पॉजिटिव स्लोप ग्राफ बोलते हैं, और ग्राफ ऊपर से नीचे की साइड आए तो उसे क्या बोलते हैं, नेगेटिव स्लोप ग्राफ। ग्राफ ऊपर की साइड राइज करता हुआ जाए यानी ग्राफ कुछ ऐसा बने तो पॉजिटिव स्लोप ग्राफ, ग्राफ ऐसे गिरता हुआ है तो नेगेटिव स्लोप ग्राफ, और हमारे ग्राफ का स्लोप यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, दैट्स वाई दिस विल बी द इक्वेशन, दिस विल बी द इक्वेशन जहाँ पे स्लोप आपका माइनस के होगा, इंटरसेप्ट यहाँ पे आपका कितना बनेगा, ए नोट, इंटरसेप्ट ए नोट बनेगा और स्लोप कितना बनेगा, के। क्लियर है ये दोनों ग्राफ, दोनों ग्राफिकल वैल्यूज क्लियर है ना। अगर रेट और कंसंट्रेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है दैट्स मीन रिएक्शन जीरो ऑर्डर है। कंसंट्रेशन टाइम का ग्राफ डिक्रीजिंग आ रहा है, नेगेटिव स्लोप के साथ आ रहा है, ऑर्डर विल बी जीरो, रिएक्शन विल बी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, देन रिएक्शन विल बी ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के, है ना, कुछ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस हैं, उनके एग्जांपल है। जैसे कोई भी आपकी सनलाइट रिएक्शन होती है सारी की सारी आपकी क्या होंगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जितनी भी रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होंगी सारी रिएक्शन आपकी क्या कहलाएंगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एग्जांपल्स बता रहा हूँ, एक दो एग्जांपल, जैसे H2 प्लस में Cl2 गोज टू दी 2HCl इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है। तो रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है तो जनरली उसका ऑर्डर कितना काउंट किया जाता है, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन उसको माना जाता है। ठीक है, इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना मान रखा हमने, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, है ना। इसी तरीके से डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया, नहीं फॉर्मेशन नहीं, डिसोसिएशन N2 प्लस 3H2, दिस इज ऑल्सो नोन एज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और दीज आर द फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेटेड रेट ला इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। किसी भी पर्टिकुलर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये इंटीग्रेटेड रेट ला इक्वेशन इसने दे रखी है। ठीक है, अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं बेस्ड ऑन द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के बेस पे एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम दे रखी हैं। ओके, तो एक न्यूमेरिकल है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के बेस पे, इसने लिखा हुआ है द रेट कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन इज 2.1 इंटू 10 टू पावर -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर, एंड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 2 मोलर, कैलकुलेट टी हाफ फॉर द रिएक्शन। एक टी हाफ निकालना है किसी रिएक्शन का। अब रिएक्शन का ऑर्डर भी नहीं पता, अगर मुझे पता चल जाए ये ऑर्डर रिएक्शन जीरो है तो मैं यहाँ फॉर्मूला लगा दूंगा हाफ लाइफ का ए नोट डिवाइड बाई 2K, लेकिन उससे पहले मुझे ऑर्डर पता होना चाहिए रिएक्शन का। तो रिएक्शन का ऑर्डर या तो एक्सपेरिमेंट बताता है या कंसंट्रेशन बदलने पे रेट बदलती है वो बताता है, या थर्ड एंड फाइनल पॉइंट इज दैट रेट कांस्टेंट की यूनिट्स बताती हैं। रेट कांस्टेंट की यूनिट होगी मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस ऑर्डर इनटू सेकंड का इनवर्स।
ये कहता है कि लेट्स कंसीडर, मान लेता हूँ, लेट इट इज इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू 0, ऑर्डर ऑफ रेट कांस्टेंट की यूनिट होंगी मोल पर लीटर 1 - 0 सेकंड इनवर्स एंड आंसर विल बी मोल पर लीटर पर सेकंड। रेट कांस्टेंट की यूनिट होंगी मोल पर लीटर पर सेकंड। क्या ये यूनिट ऊपर वाले से मैच हो रही है? ये यूनिट मैच हो रही है, मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड, दैट्स मीन ऑर्डर इज 0। और अगर रिएक्शन 0 ऑर्डर की है तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला अभी लिखवाया था, कितना होगा? A0 डिवाइडेड बाई 2K। तो हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन बन जाएगी A0 कितना? 2, K कितना? 2 × 2.1 × 10⁻³ दिस विल बी द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। इतना सेकेंड्स आपका क्या आ जाएगी? हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। ये बन जाएगी आपकी हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। क्लियर है? एक क्वेश्चन और दे रखा है, NCERT ने ही, छोटा सा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है ये भी। इसमें दिया हुआ है फॉर द रिएक्शन R converts to P, for the reaction R goes to the P, this is the reaction. Reactant changes from 0.3 to 0.2 in 25 minutes. In 25 minutes, calculate average rate in both minute, calculate average rate in both minute and seconds. This is the question. फिर से पढ़ लो एक बार रिएक्शन की क्वेश्चन को कि 0.253 से कंसंट्रेशन 0.2 आ जाती है रिएक्टेंट की, कितने टाइम में आती है? 25 मिनट्स में। रेट ऑफ रिएक्शन बताओ मिनट और सेकंड दोनों में। तो यहाँ पे मुझे किसी भी टाइप का रेट कांस्टेंट नहीं दिया गया है, किसी भी टाइप का मुझे ऑर्डर नहीं बताया गया है, तो मुझे सिर्फ ही लिख सकता हूँ एवरेज रेट का फॉर्मूला पहले दिन बताया था। रेट का मीन्स होता है चेंज इन टाइम, रिएक्टेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है माइनस का साइन और R, और इसका मीनिंग होता है फाइनल अमाउंट माइनस इनिशियल अमाउंट डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल। अमाउंट फाइनल है 0.2, अमाउंट इनिशियल थी 0.3, टाइम कितना लगा? 25 - 0 25, ऊपर आ गया माइनस का -0.1/25 और आंसर आ गया 0.1 डिवाइड बाई 25 मिनट्स, मोल पर लीटर पर मिनट। ये आंसर आ गया मिनट इनवर्स में। लेकिन एक बार आंसर हमें सेकंड इनवर्स में भी चाहिए, है ना? एक बार आंसर हमें सेकंड इनवर्स में भी चाहिए, तो उस टाइम पे क्या करेंगे? उस टाइम पे जो आंसर आया है उसको मिनट को किस में बदलेंगे? सेकंड में। 25 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, आंसर आ जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड। दिस विल बी द आंसर। सिंपल सा फॉर्मूला था, दिस विल बी द आंसर। क्लियर? फॉर ए रिएक्शन रेट इज गिवन बाई R इक्वल्स टू K A की पावर हाफ और B की पावर 2, A की पावर हाफ B की पावर 2। व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? व्हाट विल बी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा सम ऑफ द पावर्स, दैट्स मीन 1/2 + 2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2 to the 4 5/2। सम ऑफ द पावर्स रेज टू द कंसंट्रेशन टर्म्स इन ए sum of the powers raised to the concentration in Rayleigh equation is known as order of the reaction। तो आपको ये सोल्व करना है, ठीक है? तो इस टाइप के सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स उसने दे रखी हैं, है ना? सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यहाँ पे गिवन है, उनको आपको सोल्व करना है। NCERT की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें से एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट और कोलिजन थ्योरी, वो दोनों हमें सोल्व नहीं करने, बाकी सारे न्यूमेरिकल NCERT क्वेश्चंस को कवर अप करना। 3 क्वेश्चन मैंने करा दिए, 3 और बचे हुए NCERT की इन टेक्स्ट में। एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कवर अप करेंगे। हमारा टॉपिक यहाँ पे बचा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और फैक्टर्स अफेक्टिंग टू द रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग टू दी रेट ऑफ रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देन यूनिट कंप्लीट हो जाएगी आपकी, यूनिट नंबर 4। इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट को स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।